नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल का राशन घोटाला अब इस कदर एक्सपोज हो गया है कि ममता बनर्जी गिरती नजर आ रही है। असल में ममता बनर्जी ने खुद एक जगह ये बयान दिया है कि हम जब सत्ता में आए थे तो उस समय हमसे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके चलते भ्रष्टाचार था और लगभग 1 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए हुए थे। हमने आकर उनको खत्म किया, लेकिन सिस्टम को ठीक करने में 7-8 साल लगेंगे। इस सिस्टम को क्लीन करने में हमें टाइम लगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो ये बयान है ये केवल अपनी तारीफ के लिए था और ये बताने के लिए था कि पिछले सालों जो भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं वो उनकी सरकार की वजह से नहीं है, वो पहले की जो सरकारें कम्युनिस्टों की रही उसके कारण से है। लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं, सच्चाई क्या है जिसके कारण ये अभी ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री, वो जेल में है और अभी शाहजहां शेख नाम का जो व्यक्ति है वो फरार है, जो कि टीएमसी का नेता है। असली बात ममता बनर्जी छुपाने की कोशिश कर रही है। असल में आपको बताऊं, नवंबर 2023 में ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भवानीपुर में एक सभा में बोला, उन्होंने बोला जब हम 2011 में सत्ता में आए तो 1 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे। वाम मोर्चा के कार्यकाल में राशन कार्ड से चावल निकाला जाता था। हमने फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया, लेकिन सिस्टम को साफ करने में 7 से 8 साल लग गए। अब ममता बनर्जी का यह बयान अभी नवंबर 23 में आया है, लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत यह है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि हमने सिस्टम को साफ कर दिया है, वो जो इस घोटालों में सिस्टम में लोग बैठे हुए थे वो तो था ये शाहजहां शेख और शाहजहां शेख जैसे ऐसे सैकड़ों लोग जो वामपंथी थे। हकीकत यह है कि 2011 में वामपंथी सरकार थी और 13 में ये जो शाहजहां शेख है, ये शाहजहां शेख ने तो टीएमसी ज्वाइन कर ली। और यही पश्चिम बंगाल की कहानी है कि वहां जो वामपंथी सरकार के चलते उस सरकार में 2011 तक जो टोलाबाजी करते थे, जो कटमनी चल रही थी, जो वहां नेक्सस चल रहा था, वो सब सिंडिकेट चलाने वाले लोग जो वामपंथी थे वो सब टीएमसी में आ गए और टीएमसी ज्वाइन कर ली और उसी तरह वो उनका नेक्सस चलता रहा, इसी तरह सिंडिकेट चलता रहा, इसी तरह उनका टोलाबाजी कटमनी चलता रहा। हां, पहले वामपंथी नेताओं को पैसे जाते थे, अब वो चेंज हो गया, वो जाने लगे टीएमसी के नेताओं को। और पुलिस जो मीडिएटर का काम करती थी, बदस्तूर जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में जो पुलिसकर्मी भर्ती हुए वो तो चेंज हुए नहीं। सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका तो बदलाव हुआ नहीं। और ममता बनर्जी जिस सिस्टम को चेंज करने की बात कह रही हैं, मैं चुनौती देता हूं, ममता बनर्जी बताएं कि जब वो सत्ता में आ गई उन्होंने इस राशन घोटाले को अगर संज्ञान में लिया कि 1 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पश्चिम बंगाल में बनाए कम्युनिस्टों ने, तो कितने नेताओं को जेल भेजा, बताएं जरा। और आप बता दूं, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोई नेता जेल में नहीं गया। ये जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस समय सरकार चला रही हैं और इनके जो नेता है ना, ये जो खाद्य आपूर्ति ज्योति प्रिय मलिक, जिनों का घोटाला ये पता लगा है 2011 से लेकर 21 तक का, ज्योति प्रिय मलिक जो है ये भी जेल नहीं जाते अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती। ये तो मोदी सरकार आई, बायोमेट्रिक किया, और जो ममता बनर्जी श्रेय ले रही हैं कि 1 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, हमने आके क्लीन किया। वो दीदी, आपने क्लीन नहीं किया, आपने तो भरसक कोशिश की थी कि ये भ्रष्टाचार बदस्तूर कैसे जारी रहे। आप याद करिए, समाचार उठाकर देखिए, मोदी सरकार आई तो इन्होंने एक योजना कर दी कि ये जो घोटाला चल रहा है, जो फर्जी राशन कार्ड है, ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, पूरे देश में ये हाल था। और यही हाल उत्तराखंड में था, कांग्रेस की सरकार थी, ये हाल केरल में है और सब जगह था। तो मोदी सरकार ने इसका एक इलाज निकाला और मोदी जी ने एक तय कर दिया कि क्यों ना राशन कार्ड होल्डर जो भी हैं उनके आधार कार्ड को इस पे लिंक कर दिया जाए और इसको बायोमेट्रिक कर दिया जाए। जब आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो उस व्यक्ति को अंगूठा लगाना पड़ेगा जो परिवार का मुखिया है। राशन लेना है तो अंगूठा लगाना पड़ेगा, थंब इंप्रेशन के बाद मशीन एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद राशन मिलेगा। इसके कारण 1 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। तो पूरा देश आज ये जान ले
कि अगर केंद्र में मोदी सरकार ना आई होती तो इसी तरह ममता बनर्जी 1 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में बता रही हैं। सोचिए पूरे देश में कितना बड़ा घोटाला हो रहा था। गरीबों के नाम पर पीडीएफ का जो राशन है, पीडीएस स्कीम का, उस पीडीएस स्कीम के राशन को ये नेता बांट खा रहे थे। पूरा नेक्सस चल रहा था। आप याद करिए, मैं तो, मेरे पड़ोस में एक राशन की डीलरशिप लिए हुए लड़का है, मेरे पड़ोस में है, उससे मेरी बात हुई है, और आपके भी आसपास होगा जो आप दर्शक हैं हमारे। पहले राशन की डीलरशिप लेने के लिए, सरकारी गल्ले की दुकान लेने के लिए मोटी मोटी रिश्वत दी जाती थी। सरकार जिसकी हो, एमएलए के थ्रू, एमपी के थ्रू, ये चाहता था हर व्यक्ति कि बस किसी तरह मुझे राशन की दुकान मिल जाए, उसका लाइसेंस मिल जाए। क्यों? उसे पता है कि अगर 10-20 लाख रुपए नेताजी को देने के बाद उसको राशन की दुकान का टेंडर मिल गया, लाइसेंस मिल गया, तो वो लाखों रुपए देकर करोड़ों कमाएगा। और ये कहानी होती थी, राशन की दुकान जिसके पास है, थोड़े ही दिन में वो गरीबों के नाम पर लूटा हुआ अनाज बाजार में बेचकर करोड़पति बन जाता था। नेताओं को भी हिस्सा जाता था और आम पब्लिक के नाम पर लूट खसूट चलती थी, गरीब लोगों के नाम पर। मोदी जी आए, मोदी जी की नीयत साफ है, और मोदी जी ने कहा ये गरीबों की सरकार है, और इसलिए अब देश में ये नहीं चलेगा कि गरीबों का राशन कोई नेता या कोई व्यापारी बेचकर खा जाए, और इसलिए बायोमेट्रिक कर दिया गया। यही ममता बनर्जी है जो इस बायोमेट्रिक को कर नहीं रही थी, विरोध कर रही थी, डिले कर रही थी, और इतना डिले किया गया कि सबसे लास्ट में अगर पूरे भारत में कहीं बायोमेट्रिक हुआ है, वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ये देरी हुई है, उसका कारण क्या है? ये राशन डीलर जितने भी हैं, ये सब कहते थे कि अगर ये बायोमेट्रिक हो गया तो हम घोटाला कैसे कर पाएंगे, और जब घोटाला नहीं कर पाएंगे तो सिंडिकेट कैसे चलाएंगे, सिंडिकेट नहीं चलाएंगे तो नेताजी को पैसे कैसे दे पाएंगे। और इसलिए रास्ता क्या खोज लिया इन लोगों ने? इन लोगों ने सीधा रास्ता खोज लिया कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को राशन की डीलरशिप दी गई। और ये शाहजहां शेख जैसे लोग, जिसके पास 150 गुंडों की फौज है, व्यक्तिगत रूप से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, इसी तरह से जहां जहां डीलरशिप किसके पास है, अगर केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करें तो वो ये पाएंगे इसी तरह ये एक शाहजहां शेख खुलकर सामने आ गया। अभी ऐसे पश्चिम बंगाल में हर शहर में लगभग हर डीलरशिप जिसके पास है दुकान की, आप देखेंगे उसके पीछे इसी तरह का कोई व्यक्ति मिलेगा जैसा ये शाहजहां शेख है। गरीब आदमी की क्या बिसात है, वो बेचारा जाता है, उसको बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना पड़ता है, उसको 5 किलो चावल देना है गवर्नमेंट को, उसको 2 किलो दे के रवाना कर देते, जा जा लेना है ले, नहीं भाग यहां से। और वो 2 किलो लेकर इसलिए चुपचाप चला जाता है कि ये 2 किलो भी नहीं मिलेगा नहीं तो। और आपको बता दें, और इसी तरह वो फिर राशन की बिक्री बाजार में और एमएसपी पर उसको फिर बेचना, ये सब खेल पश्चिम बंगाल में खुलकर चल रहा है। ममता दीदी कह रही है हमने सिस्टम क्लीन कर दिया, लेकिन ममता दीदी कैसे क्लीन करेंगी कि जो घपला घोटाला कम्युनिस्टों की सरकार में करने वाले लोग थे, जो सिंडिकेट थे, वो तो सब टीएमसी की मेंबरशिप ले ली उन्होंने। अब दीदी कैसे, अगर दीदी की ये इच्छा होती कि गरीबों का राशन नहीं लूटे और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो कम से कम 150-200 लोग पश्चिम बंगाल में जेल में बंद होने चाहिए थे, और कम्युनिस्ट शासन में जो घपला घोटाला हुआ वो सारे मंत्रियों की ममता दीदी जांच कराती और वो जेल में होने चाहिए थे। लेकिन दीदी को लगा कि क्या फायदा, वो तो टीएमसी ज्वाइन कर लिए, अब टीएमसी में आ गए, और इसलिए घपला चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ये कम्युनिस्ट जो भ्रष्टाचारी रहे हैं उनसे सब मिलके मिलीभगत से चल रहा है, दोनों मिले हुए हैं। और अगर किसी एक का विरोध करते हैं तो किसका करते हैं? ओनली भाजपा का। एक सूत्री कार्यक्रम कम्युनिस्टों का, टीएमसी का, समाजवादी पार्टी का, या जितनी पार्टियां ये कहें विपक्ष की, अगर मैं कहूं तो सब मिले हुए हैं कांग्रेस। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, बस भाजपा को किसी तरह सत्ता में आने से रोको। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में बन गई तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है सब जेल जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई, मोदी 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, तो अभी जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई और तेज होगी। और ये जो शाहजहां शेख जैसे नेक्सस चलाने वाले लोग हैं, ये जो रोहिंग्याओं के पक्षधर हैं, ये जो गुंडागर्दी टोलाबाजी कटमनी चला रहे हैं,
ये जो आतंकवादियों के पनाहगार हैं, ऐसे सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और इनसे एक एक पाई वसूली जाएगी जो इन्होंने देश की लूटी है। और इसलिए पूरी ताकत से ये सारे वामपंथी, कांग्रेस, विपक्ष सारा मिलकर आपसी फूट, मतलब एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, ऊपर दिखाने को पब्लिक को एक दूसरे को गाली देंगे, लेकिन अंदर से सब मिले हुए हैं। और 2024 में एक बार फिर मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनने से रोकें, केवल इस दशा में काम कर रहे हैं। तो दीदी ऊपर से दिखा रही है, लेकिन अंदर से पूरा इन भ्रष्टाचारियों के सपोर्ट में है। वरना आप सोचिए, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर पुलिस ने की है वो नहीं होती। और अभी तक जिन 1000 लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया, उसमें 1000 में 500 तो जेल में होते, लेकिन 5 आदमी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। ये बता रहा है कि हर उस हमलावर के पीछे ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पुलिस, उनका प्रशासन उनकी हेल्प करने के लिए खड़ा है। उनमें से कोई जेल नहीं जाएगा। हाँ, दिखाने के लिए 10-20 लोगों को जरूर ये जेल में डाल देंगे, जिनको अच्छी सुविधा जेल में दी जाएगी और कल को जमानत पे वो छूट जाएंगे। हल्की फुल्की धारा लगाकर लड़ाई झगड़े की वो उनको छोड़ दिया जाएगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ईडी के अधिकारियों को ही चोर बताया जा रहा है, जबरदस्ती ताला तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर लिख दी गई है। और ममता बनर्जी का तो बयान है कि केंद्र सरकार हमें परेशान कर रहा है। तो जब आप आरोपी जो हैं, जो इस हमले में दोषी हैं, उनको क्लीन चिट खुद ही दे रहा है मुख्यमंत्री, तो समझिए कार्रवाई कौन करेगा। और इसलिए वो पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो एक सुर में कहती है कि अगर मोदी जी को पश्चिम बंगाल का सुधार करना है, अगर वो चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में 42 की 42 सीटें भले ही ना जीत पाए, लेकिन इतनी गारंटी है पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि वहां 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है यदि राष्ट्रपति शासन लगाकर सेना को वहां तैनात कर दिया जाए, थानों के चार्ज को अर्धसैनिक बलों को दे दिया जाए, पुलिस को साइड कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के चलते ये सारा काम हो रहा है। जब तक ये काम नहीं होगा, उम्मीद मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ सीटें भी ले पाएगी, क्योंकि गुंडे निरंकुश हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता राष्ट्रपति शासन की मांग करती है, साथ ही वहां सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। देखते हैं अमित शाह, मोदी कब इस पर सख्त एक्शन लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार अपने लेवल पर कुछ करने वाली नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया है। चाहे अधीर रंजन चौधरी इसकी आवाज उठाएं, फिर चाहे भाजपा के नेता वहां आवाज उठाएं, ये केंद्र को ही एक्शन लेना पड़ेगा और कड़ा संदेश पूरी विपक्षी पार्टियों को देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार करोगे तो बचोगे नहीं, वरना ये सब दावे खोखले साबित होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।